मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब में हम होंगे कामयाब। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं बिहार की नदियाँ। और बिहार के नदियों में हम देखते हैं कि कौन से जिलों से होती हुई और जाके गंगा में समाहित हो जाती है। जल हमारे जीवन के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और ख़ास करके हमारे बिहारी समाज में, क्योंकि हम बिहारी जो होते हैं वो ज़्यादातर खेतीबाड़ी पे निर्भर होते हैं। 80% जो होता है किसान वो जल पे निर्भर रहते हैं। तो कैसे निर्भर रहते हैं? तो पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं, मछली पालन होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जल में इनकी काफ़ी उपयोगिता हो जाती है। चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया हमारी गंगा नदी। गंगा नदी जो हो जाएगी, यानी कि ये गंगा नदी, तो गंगा नदी की बिहार में अगर पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 425 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगर टोटल आपसे पूछता है कि बिहार की लंबाई कितना है, सभी को पता है जैसे कि 25-25 किलोमीटर हो जाएंगी। ठीक है, ये गंगा नदी कहाँ से होती हुई आती है? तो ये उत्तराखंड से होती ही आती है। क्योंकि ये उद्गम क्षेत्र पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम्स में कि इसका उद्गम कहाँ से, ये उसका उद्गम कहाँ से आती है, तो उत्तराखंड से होते हुए बिहार में समाहित होती है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आके क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, गिर जाती है। यहाँ पे हो जाएगा खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। गंगा नदी आप जैसे कि देख रहे हैं बिहार के बीचों बीच जाती है। सारी नदियाँ जो दक्षिणी से जाएंगी या उत्तरी से आएंगी वो गंगा नदियाँ में ही क्यों समाहित हो जाती हैं? क्योंकि हमारा जो बिहार है इसके ऐसे 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 ढलान टाइप से है, जैसे कि ऐसे गिरा हुआ। अगर हम इसको हैंड्स पे लेते हैं तो इस तरह से, यानी कि दक्षिणी होगा और ये हो गया उत्तरी, तो समथिंग ऐसे इसका पोर्शन बनता है। तो अगर यहाँ से पानी अगर गिराते हैं अपने हैंड्स पे, तो ये जाके कहाँ गिरेगा? यहाँ बीच वाले पोर्शन में आके गिरेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बिहार का पोर्शन हो जाएगा समथिंग ऐसे दिखता है, यानी कि ऊपर से भी जो नदी आती है ढरकाऊ तक यहाँ पे आके गिरेगी, और इधर से भी क्या हो जाएगा, ये बीच में ये थोड़ा सा ढला हुआ है। तो सारी नदियाँ ऊपर उत्तरी का हो या दक्षिणी का हो, सब यहाँ पे गंगा में आके समाहित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी गंगा नदी। और हालांकि ऊपर वाली यानी कि जो हो जाएगी, यानी कि उत्तरी का, ये सब कहाँ से आती है? हिमालय से होती हुई आती है। तो हिमालय से होती आती तो इसको हिमालय नदी बोलेंगे। और यहाँ पे मैंने बताया था कि झारखंड में, तो झारखंड से होती जो भी आएंगी ये क्या कहलाएंगी? पठारी नदियाँ कहलाएंगी या प्रायद्वीपीय कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्रायद्वीपीय भी कहलाती हैं ये नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ से 1 बाय 1 करके देखते हैं, और इसका उद्गम क्षेत्र हम क्या कर लेंगे, अच्छे से विस्तार से समझते हैं। और क्या कर लेते हैं कि इसका उद्गम क्षेत्र पूछता है वो बहुत ही विस्तार से देखते हैं। आपको अलग से लिस्ट में भी हम समझा देंगे। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लिस्ट तो हर जगह अवेलेबल है, फर्स्टली आपको याद होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये जो हो जाएगी घाघरा जो नदी हो गई, ये चंपा यानी कि नेपाल से होती हुई आती है। चंपा नेपाल से होती हुई आती है घाघरा। तो ये घाघरा नदी कहाँ पे आके विलीन हो जाती है? तो यहाँ पे सारण जिला पड़ता है, यानी कि सारण जिला यहाँ पे पड़ेगा। सारण जिला के पास यहाँ पे छपरा में गंगा जी में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से पूछेगा तो चंपा यानी कि नेपाल से। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये कौन सी नदी है? तो ये नदी का नाम यहाँ लिख लेते हैं, घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कोई आती है, यानी कि तिब्बत और नेपाल से होती हुई आती है। कौन सी नदी है? ये नदी कहलाती है, ये नदी हो जाएगी, ये गंडक नदी। ये कौन सी नदी है? ये गंडक नदी हो जाएगी। यस, ये गंडक नदी हो जाएगी। यहाँ पे आके हाजीपुर में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हाजीपुर में आके मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बूढ़ी गंडक जो हो जाती है, ये नेपाल से, ये भी होती हुई आती नेपाल से, यानी कि बूढ़ी है। तो बूढ़ी कहाँ से? सोमेश्वर से होती हुई आती है। सोमेश्वर से होती है, मंगला भवन करते हुए यहाँ पे, यानी कि मुंगेर के पास मिल जाती है, गंगा जी में विलीन हो जाती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? तो ये बूढ़ी गंडक हो जाएगी, बूढ़ी गंडक नदी हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ से? तो सोमेश्वर से होती हुई और यहाँ पे मंगला भवन करते हुए, यानी कि मुंगेर में समाहित हो जाती है गंगा जी के पास। ठीक है, तो ये बूढ़ी गंगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे में जैसे जाते हैं यहाँ से बागमती है। ये कौन सी नदी है? यहाँ से आ रही है, तो ये बागमती नदी है। कौन सी है नदी है? ये बागमती हो जाएगी। ठीक है, इसका ऊपर में लिख लेते हैं, बागमती नदी। कौन सी नदी? बागमती नदी। तो बागमती नदी जो है वो कहाँ पे आके समाहित होती है? तो बाग से, यानी कि बाग से उद्गम क्षेत्र कहाँ से पूछेगा? तो शिवपुरी।
तो बाघ से याद रखेंगे बाघपुरी, और बाघ किसका सवारी होता है? दुर्गा पार्वती जी, तो उनके जो हो जाएंगे स्वामी का नाम शिव है, तो शिव जी के पास से होते हुए आती है और यहाँ पे उसको भूख लगता है या प्यास लगता है, तो खगड़िया में यहाँ पे गंगा जी में समाहित हो जाती है। ठीक है, यानी कि शिवपुरी से होते हुए यहाँ पे खगड़िया में समाहित हो जाते हैं। वापस से इसको रिपीट कर लेते हैं। अभी तक हम कितने पढ़े हुए? 1 2 3 डन कर चुके। चलिए इसे रिकॉल कर लेते हैं। गंगा नदी, यानी गंगा नदी उत्तराखंड से होते ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर टोटल पूछता है तो 25 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन अगर बिहार में इसकी टोटल लंबाई पूछेंगे तो 425 किलोमीटर बताते हैं। ठीक है, और बिहार की जो नदियाँ हो जाएगी, ये सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? ये भी इसमें कभी कभी आपका एरिया वाइज पूछ लेता है, ये कौन सा हो जाएगा? वेस्ट के ईस्ट पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्थ है, यानी कि यहाँ पे पड़ रहा है नॉर्थ साउथ, यानी उत्तरी दक्षिण या पश्चिमी पूर्वी, तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये कौन सा कहलाएगी? उत्तरी पश्चिमी कहलाएगी। तो सबसे उत्तरी पश्चिमी छोर पे कौन सी नदी है? तो घाघरा नदी है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी घाघरा चंपा, यानी कि नेपाल से होते हुए आती है, सारण जिले में मिल जाती है। उसके बाद हमने देखे गंडक यानी कि नेपाल और तिब्बत से होते हुए आती है और हाजीपुर में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी है तो ज़्यादातर वो पूजा पाठ से ध्यान रिलेटेड रहेंगे, तो बूढ़ी गंडक से क्या याद रखेंगे? सोमेश्वर से आती है और मंगल भावना करते हुए यानी कि मुंगेर में जाके यहाँ गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये हमने देखे बागमती। बाघ है किसकी सवारी है? तो बाघ है दुर्गा जी या पार्वती जी की, तो उनके स्वामी का नाम क्या है? तो शिव। तो शिवपुरी से होती हुई यहाँ पे बाघ को प्यास लगती है, तो खगड़िया के पास आके गंगा जी से पानी पी लेता है। तो इससे ऐसे याद कर लेंगे, थोड़ा सा को रिलेट कर दे तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं लॉन्ग टाइम के लिए। फिर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और आप माइंड में एक बार सेट हो जाएगा, तो आप इसे कभी भूल नहीं पाते। तो स्टार्टिंग में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? थोड़ी सी हिंट की ज़रूरत पड़ती है, या ट्रिक की या स्टोरी की, कैसे भी हमें हिंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद बागमती के बाद देखते हैं कमला नदी। कमला से यानी कि कमल जो है ये महान है, फूलों में महान है, ये नदी है। ठीक है, कमल जो है फूलों में महान है, तो कहाँ के लिए महान है? तो भारत के लिए महान है। तो कहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र शुरू हो जाएगा? तो यानी कि महाभारत से उद्गम होते हुए और यहाँ पे आके विलीन हो जाती है। ठीक है, कमला नदी, तो कमला नदी एक्चुअली में यहाँ पे गंगा जी में डायरेक्ट नहीं जाती है, ये कहाँ पे चली जाती है? ये कोसी नदी में विलीन हो जाती है, यानी कि इसमें समाहित होती है। ठीक है, ये यहाँ पे समाहित हो जाती है। अब देख लेते हैं कोसी जो हो जाएगी ये नेपाल से होती हुई आती है। कोसी नदी जो हो जाएगी नेपाल से होती हुई आ जाती है, तो ये कहाँ पे विलीन हो जाती है? तो ये आके खगड़िया में मिल जाती है, खगड़िया में ऐसे मिल जाती है और फिर गंगा जी में समाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लास्ट में सबसे हम देखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा महानंदा नदी। ये कौन सा है? महानंदा भी का उद्गम भी होता है, महाभारत से होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कटिहार सबसे यहाँ पे अगर ईस्ट में पूर्वी में पूछेगा तो कौन सा? कटिहार जिले में यहाँ पे गंगा जी में समाहित हो जाती है महानंदी। ज़्यादातर गंगा जी से रिलेटेड यानी कि उत्तरी से ही पूछता है। आप सभी को पता है कि हमारा जो ये गंगा नदी है ये बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी और दक्षिणी। और इसके अलावा उत्तरी को हम क्या बोलते हैं? ये काफ़ी फेमस रहता है बाढ़ के मामले में, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ तो पानी लगभग यहाँ पे रहता ही है, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो ज़्यादा ही यहाँ पे क्या लाती है? बाढ़ लाती है। और कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्यों शोक नदी कहा जाता है? क्योंकि इसमें तो पानी पहले से ही भरा हुआ रहता है, और जब बरसात का दिन आता है तो इसमें ज़्यादातर लबालब पानी पूरा भर जाता है, तो ये अपनी डायरेक्शन बदल देती है, कहीं इधर से जाएगी इधर से, ऐसे मतलब कैसे भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी ज़िले में घुस जाती है और बहुत ही भारी मात्रा में तबाही लाती है। हम आए दिन हमें सुनते रहते हैं कि कभी समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया में बाढ़ आए, इतने लोग मर चुके, तो वो हमारे कोसी नदी जो है इसीलिए। तो इसको काफ़ी लोगों को जब भी आती है तो लोग इसको शोक यानी कि शोक मनाने लगते हैं। गांव का गांव डूब जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है बिहार में शोक नदी। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि शोक नदी को
कौन सी ऐसी नदी है जिसको शोक नदी के नाम से जानते हैं? तो वो कोसी नदी है जिसको शोक नदी के नाम से जाना जाता है। और इस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि महानंदा जो नदी है, महानंदा जो नदी है वो सबसे कौन सी ऐसी नदी है जो कि पूर्वी क्षेत्र में है? तो महानंदा। ठीक है, तो ऊपरी से जो हो जाएगा ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। इसके बहुत सारे छोटे बड़े हेल्पिंग नदियाँ हो जाएंगी, लेकिन वो एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो हम उसको स्किप करते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा बाढ़ के नाम से जाना जाती है। तो यहाँ पे सुखाड़, आप बोलोगे यहाँ पे सूखा कैसे पड़ेगा? यहाँ पे भी तो नदियाँ होगी। हाँ, यहाँ पे तो नदियाँ हैं, यहाँ पे नदियाँ हैं, लेकिन ये नदियों में पानी नहीं रहता, सूखा भरा रहता है। यानी कि बरसात का जब मौसम आता है तो क्या होता है, पूरा पानी आ गया, और ग्रीष्म ऋतु आया तो पूरा सुखाड़ पड़ा रहता है, तो इसीलिए इसको सुखाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सूखा के नाम से जाना जाता है। तो सबसे यहाँ पे देखते हैं कि यानी कि यूपी से होते हुए आती है कर्मनाशा। तो जिसका कर्म अच्छा नहीं होता वो विंध्याचल से पहले होते हुए आए और गंगा जी में क्या हो जाएगा, डुबकी लगाए, यानी कि वहाँ पे स्नान करे। ठीक है, तो यहाँ से विंध्याचली से होती हुई आती है। अगर कर्मनाशा पूछता है कहाँ से, विंध्याचली से होते हुए, और यहाँ पे चौसा में आके मिल जाती है। ये कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी कहलाती है। ठीक है, ये कहाँ से उद्गम इसका हो रहा है? तो विंध्याचल से। याद कैसे रखेंगे इसको? तो जिसका कर्म हम अच्छा नहीं करते हैं तो पूजा पाठ ज़्यादा ध्यान करते हैं, तो विंध्येश्वरी पूजा पाठ करो, फिर गंगा जी में जाके डुबकी लगा, यानी कि चौसा के पास यहाँ पे गंगा जी है, यहाँ में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं सोन नदी। ये कौन सी नदी जा रही है? सोन नदी, और यहाँ पे पटना में आके क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोन नदी। ये सोन नदी कहाँ से बहती हुई आती है? तो मध्य प्रदेश से होते हुए आती है ये सोन नदी, और आके गंगा जी में समाहित हो जाती है। तो यहाँ पे पटना शहर है। तो कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि गंगा, पटना जो शहर है कौन से ऐसे दो नदियों के बीच में बसा हुआ है? तो ऊपर से हमने देखे गंडक और नीचे से सोन नदी। तो गंडक और सोन नदी के बीच में गंगा जो हो जाएगा पटना शहर बसा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने डन कर लिया। अब यहाँ से चलते हैं तो ये पुनपुन हो जाएगी। ये कौन सी नदियाँ कहलाएगी? ये पुनपुन कहलाएगी। पुनपुन जो हो जाएगी वो झारखंड से होते हुए जाती है, और यहाँ पे गंगा जी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। पुनपुन जो है झारखंड से ये होती हुई, और ये एमपी से होते हुए आ रही है। ठीक है, और ये जो हो जा रही है यूपी से होते हुए आ रही है, और यहाँ पे समाहित हो जाती है। इसमें दक्षिणी छोर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो कि फाल्गु नदी। ठीक है, जिसको निरंजना के नाम से जाना जाता है, फाल्गु नदी। यहाँ पे राइट कर लेते हैं फाल्गु। फाल्गु जो नदी है यहाँ पे से क्वेश्चन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो इसको निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट ये क्यों हो जाता है? ये कहाँ से निकलती जाती है? तो ये छोटा नागपुर से होते हुए जाती है। ये कहाँ से होते हुए जाती है? तो छोटा नागपुर से होते हुए जाती है। कोई नदियाँ इसमें है कि बीच में ही सूखा पड़ जाता है तो गंगा नदी में पहुँच नहीं पाती हैं। इधर में हम देखेंगे एक्चुअली में दक्षिणी में देखेंगे, दक्षिणी बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन किसी में पानी नहीं रहता है, हमेशा सूखा रहता है। तो जब सूखा है नहीं, पानी है ही नहीं, सूखा है, तो क्यों एग्जाम्स में पूछे? इसीलिए क्या होता है एग्जाम्स में यहाँ से बहुत कम पूछे जाते हैं, यहाँ से 1 से 2 पूछे जाते हैं। फाल्गु नदी जो हो जाएगी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहीं से हुई थी, यानी कि फाल्गु नदी के किनारे पे नहीं होती, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र है? तो छोटा नागपुर से होता है। अब एक लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं, क्यूल नदी हो जाती है। कौन सी नदी हो जाती है? तो क्यूल नदी हो जाती है। ये पूरा अंदर तक नहीं जा पाती, यहीं तक सूखा इसका पड़ जाता है। क्यूल नदी बरसात का टाइम आता है तो पानी भरता है तो फिर गंगा जी में जाके विलीन हो जाती है। तो हमने देखें कि उत्तरी हो या दक्षिणी हो, सारी नदियाँ गंगा जी में विलीन होती है और जाके फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये ऑल ओवर हमने देखे। चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि कितना याद हुआ है। ऊपर में जो नदियाँ हो जाएगी घाघरा यानी कि कहाँ से होती है? नम्पा से होती है, नेपाल से होते हुए आती है और यहाँ पे सारण जिले में मिल जाती है। फिर गंडक देखे हमने, गंडक जो हो जाएगा यानी तिब्बत नेपाल से होते हुए आती है और हाजीपुर में जाके विलीन हो जाते हैं। बूढ़ी गंडक जो होती है सोमेश्वर से होते हुए आती है और यहाँ पे मुंगेर में विलीन हो जाती है।
ठीक है, सोमेश्वर याद रखेंगे। बागमती यानी कि शिव जी से बताए थे, शिवपुरी से होते हुए आती है और उसको क्या हो जाता है, गंगा जी में प्यास लगती है बाघ को, तो यहाँ पे खगड़िया में विलीन हो जाती है। फिर हमने देखे कमला, कमला से याद रखेंगे कमल महान है, फूलों में महान है, कहाँ के लिए, तो भारत के लिए महान है, और यहाँ पे कोशी में आके मिल जाता है। ठीक है, फिर देखे कोशी नदी यहाँ से नेपाल से होते हुए आती है और यहाँ पे खगड़िया में मिल जाती है। फिर महानंदा देखे हमने। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाती है, कटिहार में गंगा जी में विलीन हो जाती है। तो ये हमने डन कर ली। और नीचे से कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी यानी कि यहाँ पे चौसा के पास विलीन हो जाती है। शोन नदी गंगा नदी के पास, पुनपुन नदी, और यहाँ से फाल्गु नदी। ये सारी चीज़ें ऑल ओवर हमने डन कर लिए। यहाँ से उतने नहीं पूछे जाते, यहाँ से समटाइम्स पूछता है, और एक पुनपुन, शोन और कर्मनाशा, ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ऊपर के सारे क्या हो जाएंगे, नदियाँ महत्व हो जाती है। चलिए इसको हम एक लिस्ट में बता के आपको दे देते हैं, ताकि और आपको अच्छे से अगर राइट करना और नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते। हम यहाँ पे देखें कि मैंने लिस्ट बना दी बिहार की नदियाँ, कौन सी नदियाँ यहाँ पे सीक्वेंस में हमने नेम लिखे हुए हैं कि ये नदियाँ हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने उद्गम क्षेत्र यानी कि कहाँ से होती है, कभी कभी उद्गम क्षेत्र हमेशा पूछा जाता है, और कहाँ पे जाके मिल जाती है ये हमने लिखे। कितने किलोमीटर है ये लिखे हैं, तो कितने किलोमीटर्स हैं कि उतना नहीं पूछता है इसकी लंबाई में। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे पूछेगा तो गंगा नदी का पूछेगा। तो चलिए 1-1 करके इसमें देख लें। गंगा नदी यानी गंगोत्री, गंगोत्री कहाँ कहा जाता है, उत्तराखंड में इसको गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड से होती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। टोटल इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। दूसरा में देखते हैं घाघरा नदी यानी कि नाम्पा, नाम्पा यानी कि नेपाल से होते हुए गंगा नदी के निकट यहाँ पे छपरा में विलीन हो जाती है, यानी कि सारण जिला हो जाएगा। इसकी किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 83 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं गंडक, गंडक कहाँ, नेपाल और तिब्बत से होती हुई आती है गंगा, यानी कि मिल जाती है हाजीपुर के पास 260। और यहाँ पे बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों से, जैसे कि मैंने बताए हुए थे स्टोरी में कि सोमेश्वर है पहाड़ियों से गंगा, मैं बस इसको एक बार रीडिंग कर देती हूँ। ठीक है, और गंगा मुंगेर में मिल जाती है 320 किलोमीटर। यहाँ पे हो जाएगी बागमती, बागमती यानी कि शिवपुरी पहाड़ी नेपाल में होती है गंगा, खगड़िया में जाके मिल जाती है। इसकी टोटल कितनी हो जाएगी किलोमीटर, यानी कि 394 किलोमीटर में चली जाएगी। फिर हो जाती है कमला, कमला जो है यानी कि महाभारत श्रेणी से नेपाल से होती हुई आती है, कोशी में विलीन हो जाती है, और इसकी कितनी लंबाई है, तो 120 किलोमीटर हो जाएगी। फिर देखते हैं कोशी, कोशी गोसाई थान यानी कि नेपाल से उद्गम इसका क्षेत्र, और जाके मिल कहाँ जाती है, तो गंगा खगड़िया के पास मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 260 किलोमीटर। फिर देखते हैं महानंदा, जो कि ये क्या हो जाएगा, बिहार का सबसे पूर्वी छोर अगर पूछता है कि कौन सी नदी है, तो महानंदा। महानंदा महाभारत नेपाल में से होते हुए जाती है, और गंगा कटिहार के पास विलय हो जाता है इसका, यानी कि समाहित हो जाती है। कर्मनाशा यानी कि यहाँ से शुरू हो गया आपका, यहाँ से आपका शुरू हो गया कहाँ से, दक्षिणी गंगा नदियों के बारे में हो गया। कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ी से होती हुई आती, गंगा 84 रोहतास में मिल जाती है। कर्मनाशा से देख लेते हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ गंगा 64 रोहतास में, इसका किलोमीटर नहीं दिया जाता है क्योंकि ये क्या हो जाता है, दक्षिण में हमने देखे कि सुखाड़ से नाम से जाना जाता है, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता है, तो बीच में ही सूख जाती है, तो इसीलिए इसका क्या कितनी लंबाई है ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ और पूछता भी नहीं है। शोर में देखते हैं अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से होते हुए गंगा नदी पटना के पास विलय हो जाता है, और यहीं से पूछता है कि गंगा कौन से पटना कौन से 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है, तो हमने देखे थे सोन और घाघरा के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, तो सोन जो हो जाएगी यानी कि यहाँ से देख लेते हैं, सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश, गंगा पटना 202 किलोमीटर। फिर पुनपुन देखते हैं, पुनपुन जो हो जाएगी चौहरा पहाड़ी से यानी झारखंड से होती हुई आती है, और गंगा फतुहा के पास विलय हो जाता है। ये भी देखेंगे कि इसका भी आपका दिया नहीं है कि कितने लंबाई से। फाल्गु देख लेते हैं, फाल्गु यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से होते हुए गंगा नदी में विलय जाते हैं। ये भी क्या आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि ये सूख जाती है रास्ते में। च्यूल नदी हमने देखे हैं, ये झारखंड से होती हुए, और ये कहाँ पे विलय जाती है, ये ज़्यादा पानी नहीं रहता है, काफ़ी सूख जाती है, तो विलय भी नहीं हो पाती और ना ही इसके लंबाई दिया हुआ। तो ऑल ओवर हमने देखे ये बिहार की नदियों के बारे में। इसे आप वीडियो को पॉज करिए और 1 से 2 बार आप लर्न कर लीजिए, तो फिर आपको दोबारा बिहार से रिलेटेड जो नदियों के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।